हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। आर समीक्षा अधिकारी पीसीएस का जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं। और आज इसमें हम 22वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो सभी से कहूँगा इम्पोर्टेंट है आज का काफ़ी, क्योंकि इसी से मिल सकते हैं आपको 1-2 क्वेश्चन। क्योंकि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कितने अच्छे लेवल का है। तो मैं सभी से कहूँगा इस क्लास को कंप्लीट देखना मेरे साथ, और इस सीरीज़ का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा आज का। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेजर असिस्टेंट इन सीटू केराटोमिल्यूसिस, यानी इसे लेसिक कह सकते हो, यह क्रियाविधि है, दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय है। और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से ये देखना है कथन कौन सा सही नहीं है। जो ये क्रियाविधि दी हुई है लेसिक, इसके संबंध में ये जो कथन दिए हुए हैं छांटना है आपको कौन सा सही नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी से, अच्छे लेवल का है। जो इस लेवल के क्वेश्चनों को करने में आसानी महसूस करेगा तो समझ सकते हो आप, उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। और जो ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि मेरिट में उनके यानी पास होने की संभावना जो होती है कम ही हो जाती है, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी आसानी से कर ही लेते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, लेजर असिस्टेंट इन सीटू केराटोमिल्यूसिस यानी लेसिक क्रियाविधि दृष्टि सुधार के लिए लोकप्रिय बताई जाती है। और इसके कथन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन देखो इसमें कि यह क्रियाविधि नेत्र अपवर्तन दोषों का संशोधन करने के काम आती है। तो ये तो सही है इसका, क्योंकि जो यह क्रियाविधि है लेसिक, ये नेत्र अपवर्तन दोषों का संशोधन करने में ही काम आती है। दूसरा है इसमें यह क्रियाविधि स्वच्छ मंडल के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है। तो ये भी सही है। देखो जो क्रियाविधि यानी किसी रोग के निवारण के लिए लाई जाती हैं तो समझ सकते हो उसके कार्य जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होंगे। अगर इसमें कोई नेगेटिव दिया हो तो उसे आप आसानी से काट सकते हो। ठीक है, दोनों तो ये पॉजिटिव हैं, यानी इनका कार्य जो है अच्छा कार्य ही है, सुधार से संबंधित है। तो पहले तो दोनों सही हो जाएंगे। तीसरा देखो यह क्रियाविधि चश्मे अथवा कॉन्टैक्ट लेंसों पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है। तो ये तीसरा भी सही है। चौथा दिया हुआ है यह विधि जो है किसी भी आयु के व्यक्ति पर की जा सकती है। देखो ये की पॉइंट होते हैं, किसी भी, ओनली, सभी, ऐसे पॉइंट लग जाए मात्र तो वो नेगेटिव वर्ड यूज हो जाते हैं, तो उन सभी को आप यूज कर सकते हो एलिमिनेट करने में। तो इस वजह से ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका गलत है, और गलत ही आंसर पूछा है, क्योंकि इसमें जो प्रयोग किया जाता है किसी भी आयु के व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसका यानी जिस व्यक्ति का इसमें इलाज किया जाता है, यानी यह क्रियाविधि जिस व्यक्ति पर लागू हो सकती है तो उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ सकते हो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म तरंग ओवन, वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो देखो इसमें ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म तरंग ओवन और वाईफाई उपकरण, ये सभी जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो ये 2.4 से लेकर के 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? कौन सा इन चारों में एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं होता है, याद रखना। देखो इसके बारे में बताऊं, ड्यूट्रॉन जो होता है एक स्थिर परमाणु को होता है, और इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और जो ये अणु परमाणु कण होते हैं, यानी एक अणु परमाणु कण जो होते हैं ना, इनके बारे में बता दूं कि ये प्रारंभिक या सम्मिश्र होते हैं। ऐसे समझ सकते हो कि जो अणु से छोटे तो होते हैं, और अणु परमाणु में देखा जाए तो एक यानी इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों शामिल होते हैं। और ये जो स्थिर परमाणु को होते हैं, यानी जैसे ड्यूट्रॉन दिया हुआ है इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसी हिसाब से समझ सकते हो ये अणु परमाणु कण नहीं होता है। अणु परमाणु कण होने के लिए उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों होने चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। किस वजह से की जा सकती है? उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, यानी फसल के उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। क्या
उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, तो सही है ये तो। नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, तो ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे ऑप्शन डी इसका। यानी फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की जब वृद्धि की जाएगी तो उसके लिए उर्वरकों की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा की जाएगी, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। तो समझ सकते हो इन तीनों ही सही है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, शुरू से आप देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो क्या कहलाते हैं? तो देखो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें आप कह सकते हो समस्थानिक। क्या कहेंगे उन्हें? समस्थानिक। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न हो, तो समस्थानिक। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। देखो आसान है, इसमें न्यूट्रॉन समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक, प्रोटॉन समान हो तो समस्थानिक, और समभारिक भी पूछा जा सकता है। समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक कहते हैं जिसमें परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, तो आसान है ये भी। नेक्स्ट देखो, सिरका किस अम्ल का जलीय घोल होता है? सिरका किस अम्ल का जलीय घोल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है सिरका में पाया जाता है, या फिर इसे एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सिरका में पाया जाता है। और इस देखा जाए तो ये सिरका में उसके खट्टे स्वाद और उसकी तीखी गंध के लिए उत्तरदायी भी यही होता है, एसिटिक अम्ल। जो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, इसी की वजह से सिरका का स्वाद जो होता है खट्टा होता है और उसमें तीखी गंध भी इसी की वजह से आती है। और ये देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ये पाया जाता है टमाटर में, विशेषतः टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और आपका ये साइट्रिक या सीट्रिक अम्ल भी कह सकते हो इसे, ये संतरा, नींबू और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में पाया जाता है। और इसके अलावा और भी बता दूं कि जैसे एक मेलिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध, दही वगैरह इसमें। और आपका इमली में भी पूछा जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और चाय में पूछा जा सकता है, टेनिन पाया जाता है चाय में। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसके बारे में बताऊं, ये पाया जाता है अमाशय में, अमाशय रस जो होता है उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और लाल चींटी में भी पूछा जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में, फार्मिक। नेक्स्ट देखो, विभिन्न कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? विभिन्न कोशिकाओं के बीच जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो देखो इसका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, डिफ्यूजन कहा जाता है कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को, यानी गैसों के आवागमन को। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु कौन सी है और सबसे भारी कौन सी है? देखो सबसे भारी तो है ओस्मियम, और सबसे हल्की और जान लो कौन सी है। तो सबसे हल्की है लिथियम और सबसे भारी है ओस्मियम। तो इसमें उल्टा दिया हुआ है, पहले हल्की बाद में भारी। तो इसमें देखो ऑप्शन बी, लिथियम हल्की है ओस्मियम भारी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? किस में तेल जो है सबसे अधिक पाया जाता है? पुदीना जो होता है उसके कौन से भाग में सबसे अधिक तेल पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पत्ती। यानी पुदीना की जो पत्ती होती है, देखो आपने जब गन्ना का जूस वगैरह जब पिया हो तो उसके पत्ती को ही तो यूज किया जाता है अधिकतर, तो उसी से रस निकलता है। तो इसका रस यानी तेल भी उसी से प्राप्त होगा, यानी उसकी पत्तियों से, पुदीना की से। नेक्स्ट देखो, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेम कोशिकाओं के बारे में
देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले बता दूं स्टेम कोशिकाओं के बारे में कि ये जो स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, याद रखना। और इसका उपयोग जो किया जाता है नई औषधियों को परखने, उसके अलावा चिकित्सा थेरेपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं नई औषधियों को परखने में भी किया जाता है और चिकित्सा जो थेरेपी होती हैं उनमें किया जाता है, और ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। तो अब इसका पहला स्टेटमेंट देखो कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में पाई जाती हैं। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे केवल, मात्र, ओनली ये वर्ड लग जाएं तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, आसानी होती है जब अगर ये किसी स्टेटमेंट में आ जाएं तो करने की। और मैंने अभी बताया कि स्टेम कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो स्तनपायी जीव ही हो। तो पहला तो ये गलती हो जाएगा। और स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, अभी बताया, बिल्कुल ठीक है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए भी प्रयोग की जाती हैं, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, पहला इसका गलत है, ऑप्शन बी सही है इसका, 2 और 3। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? कौन सी विटामिन है या एंजाइम है, हार्मोन है, कौन सा है इसमें जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है खाद्य पदार्थों के माध्यम से। देखो ये एक कार्बनिक यौगिक होती हैं जो विटामिन होती हैं। विटामिन हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देती हैं, याद रखना, लेकिन ये जो शरीर की उपापचय जो क्रिया होती हैं उनके लिए ये काफ़ी आवश्यक हो जाती हैं, याद रखना। तो विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में नहीं बनती है, इसको हमें बाहर से ही लेना होता है। जैसे विटामिनों के बारे में देखा होगा ए बी सी डी ई के उस हिसाब से अलग अलग होती हैं, बाकी सभी विटामिनें शरीर में भी बनती हैं, बाहर से भी ली जाती हैं, लेकिन ये विटामिन ए है इसको बाहर से ही लिया जाता है, ये शरीर में नहीं बनती है। और इसकी कमी से काफ़ी शरीर को यानी रोगग्रस्त हो जाता है शरीर। जैसे ए की कमी से पढ़ा होगा आपने, रतौंधी होता है, इसको विटामिन ए को रासायनिक नाम में देखा जाए तो रेटिनॉल कहा जाता है, बी को थायमीन कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल सी को कहा जाता है। तो कहूँगा आप सभी से विटामिनों के नामों के बारे में भी पढ़ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक साइड में सूची फर्स्ट है, एक साइड में सूची सेकंड है, और मिलान करना है इसका। ओटाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, लेरेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये रोग दिए हुए हैं और देखना है किससे संबंधित हैं। ओटाइटिस का संबंध किससे है? तो ओटाइटिस का संबंध है कान से, एक का तो हो जाएगा आपका 2। एन्सेफेलाइटिस का संबंध है मस्तिष्क से, और बी का हो जाएगा 4। और लेरेंजाइटिस का संबंध किससे है? इसका है गले से, तो इसका हो जाएगा 1। और हेपेटाइटिस का संबंध है यकृत से। तो देखो ए का तो हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। 2 4 1 3 देखना है अब आपको, 2 4 1 3, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट देखो, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके या उसकी पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। अगर एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करेगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है ये, सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्णांधता के लक्षण क्या उसके पुत्रों में होंगे या उसकी पुत्रियों में होंगे या पुत्रों के पुत्रों में होंगे या पुत्रियों के पुत्रों में होंगे? देखो बताओ, वैसे आंसर तो इसका ऑप्शन डी है। ये जो लक्षण होंगे उसकी पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, ना तो उसके पुत्रों में होंगे, ना उसकी पुत्रियों में होंगे, ना उसके पुत्रों के पुत्रों में होंगे। तो याद रखना किस में होंगे? उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। क्यों होंगे इसके बारे में बताऊं कि जो ये वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से शादी करेगा तो जो इसकी पुत्री होगी ना वो इसमें वाहक का कार्य करेगी, और वह जो पुत्री उसका विवाह अगर सामान्य पुरुष से होगा तो याद रखना उसमें उसके पुत्रों में वर्णांधता की जो संभावना होगी 50% होगी, जबकि उसकी जो पुत्रियों में देखा जाए तो वाहक होने की संभावना भी 50% हो जाएगी। यानी उसकी जो पुत्री है उसके पुत्रों में जो वर्णांधता के लक्षणों की संभावना तो होगी 50%, लेकिन उसके अगर पुत्र और होंगे तो उन पुत्रों नहीं, हाँ जो पुत्रियों, उस पुत्री के जो पुत्री होंगी पुत्रों में तो वो लक्षण हो ही जाएंगे, उस पुत्री की जो पुत्री होंगी वो भी वाहक हो सकती हैं और उसके लक्षण होंगे उसमें 50%। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमीन,
थायमीन की कमी से क्या वेरी वेरी, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से मंद्यापन, और नियासिन से पेलेग्रा पेलेग्रा। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? देखो विटामिन के बारे में तो पढ़ा होगा आपने, खून के थक्के से संबंधित है ये, तो खून का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी की वजह से, तो ये बंध्यापन तो हो ही नहीं सकता इसका। बाकी तो सभी मिलान सही दिए हुए हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। एक सेकंड और इस विटामिन के बारे में और बताऊं, इसका रासायनिक नाम भी याद कर लो आप। इसको विटामिन के को कहा जाता है फ्लेक्युलोन, विटामिन के को कहा जाता है फ्लेक्युलोन कहा जाता है, थोड़ा इसका वर्ड ऐसा ही है, ठीक है। और देखो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए भी ये उत्तरदायी होता है, याद रखना, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनता है उसके निर्माण के लिए भी आवश्यक है ये विटामिन के जो होता है। नेक्स्ट देखो, केसीन दुग्ध होता है या होती है, केसीन जो दुग्ध होता है या होती है जीवाणु में, यानी इसमें पूछा है कि केसीन जो दुग्ध, केसीन जो होती है क्या होती है, जो दुग्ध में होती है केसीन, क्या वो जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा? तो याद रखना केसीन एक प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है, और केसीन दूध को सफ़ेद रंग भी प्रदान करती है, यानी दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वो केसीन की वजह से ही होता है। और गाय के दूध में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 80% से अधिक केसीन पाई जाती है, याद रखना गाय का जो दूध पाया जाता है उसमें 80% से अधिक पाई जाती है ये केसीन जो है, और एक प्रोटीन होती है केसीन, और इसी की वजह से दूध का कलर जो सफ़ेद होता है। तो क्या होती है ये प्रोटीन। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना है और पालन पोषण है किस तरह से हुआ है, क्या सार्वभौमिक किस्म से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से, या सार्वभौमिक आत्मा से, जैन धर्म के अनुसार बताना है इसमें। तो देखो जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो हुआ है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे? सार्वभौमिक सत्य से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? अशोक के टाइम का अभिलेख कौन सा है जो खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी, ब्राह्मी, उस हिसाब से लिपियों के बारे में देखा होगा आपने। खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और एक आर्मेयिक, तो इन चारों लिपि में अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे। देखो एक ईरानी शासक हुआ था, दारा प्रथम कहा जाता है उसको, या डेरियस प्रथम भी कहा जाता है। तो उसी के द्वारा तो पहले चांदी के सिक्के चलाए गए थे जिसको कहा गया था सोगदोई, आप सभी को पता होगा। और या फिर उसके अलावा सोने के सिक्के भी चलाए गए थे, उनको कहा गया था डेरिक। जो चांदी के थे उन्हें तो सोगदोई कहा था। और उसी ने सबसे पुराने शिलालेख भी लिखवाए थे, जैसे उसमें एक फेमस था, सबसे पुराना कहा जाता है विश्व का बोगजकोई अभिलेख ईरान का ही कहा जाता है सबसे पुराना, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, तकरीबन 1400 BC में लिखा गया था वो डेरिक प्रथम के द्वारा ही। और ऐसा भी कहा जाता है कि डेरियस प्रथम से ही प्रभावित होकर के, यानी दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर के अशोक के द्वारा भारत में अभिलेख लिखाए गए थे। जो भारत में लिखवाए थे अशोक ने खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी और आर्मेयिक, इन चारों लिपियों का इस्तेमाल किया था अशोक ने। नेक्स्ट देखो अब कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो देखो इसमें पहला देखना है आपको कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यानी जो वैदिक सभ्यता हुई थी, क्या उसके देखा जाए तो एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं धर्म तथा ऋतु। तो इसमें पहला है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो पहला तो ये सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था। ऋतु जो था मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
सॉरी क्वेश्चन छूट गए पहले देखो, इसका तो मैंने आंसर बताया ही नहीं। 17वां क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख है इन चारों में से? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेस्ट। तो देखो इसमें खरोष्टी लिपि में देखा जाए तो शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है इसमें से अशोक का ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। और ये कहाँ पर पड़ता है याद रखना, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पेशावर जिला है उसमें पड़ता है ये शाहबाजगढ़ी अभिलेख। देखो लिपियाँ तो चार हैं अभिलेखों की, लेकिन इसकी जो भाषा है सभी की प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। देखो सबसे पहली राजधानी मगध की देखा जाए तो राजगृह यानी गिरिव्रज, दोनों एक ही के नाम है, गिरिव्रज भी समझ लो या राजगृह भी। तो इसकी राजधानी पहली मगध की यही बनी। उसके बाद आपको पता होगा बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, फिर अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई उदयन के द्वारा। इसी वजह से इस हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। और फिर आगे चल कर के उदयन के द्वारा ही गंगा के तट पर गंगा और सोन नदियों, गंगा और एक सोन नदी है गंगा की सहायक, उसी के संगम पर बनाया गया था कुसुमपुरा नाम से एक शहर, कुसुमपुरा नाम से, और जिसको आज वर्तमान में देखा जाए तो हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। उसने फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और एंड में राजधानी जो बनी थी वैशाली बनी थी। लेकिन ये कौशाम्बी जो दी हुई है ये मगध की कहीं भी कोई राजधानी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये एक क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने बता ही दिया। आगे देखो, अब हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? कौन सा धातु ऐसा है जो हड़प्पा काल में नहीं मिला है? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। देखो लोहे की खोज हुई थी कब? 1000 BC में, 1000 BC में। और 1000 यानी 1500 BC से लेकर के 600 BC तक रहा था वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड। तो समझ सकते हो ये दूसरी सभ्यता थी भारत की, और ये हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो भारत की पहली थी। तो हड़प्पा सभ्यता में तो मिला ही नहीं था लोहा, और 600 BC से लोहे का आविष्कार यानी इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। तो फिर समझ सकते हो तांबे का भी हड़प्पा सभ्यता में, स्वर्ण का भी और चांदी का भी, लेकिन लोहा मिला था आपको वैदिक सभ्यता में। देखो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊं, अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो एक दो पद्धतियां हैं इसके निर्धारण के लिए, कि एक तो है C14 डेटिंग मेथड। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था वो 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक रहा था। और दूसरी जो विधि थी C14 रेडियो कार्बन मेथड, उसके अकॉर्डिंग था 2350 से लेकर के 1750 तक। तो समझ सकते हो लोहे की जो खोज हुई थी वो 1000 BC में हुई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता तकरीबन 750 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो लोहे की खोज तो हुई थी वैदिक सभ्यता में, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC तक रहा था। नेक्स्ट देखो, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ था? आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन जो था किस या किन कारणों से शुरू हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें पहला है कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो देखो ये पहला सही है, क्योंकि वैष्णव धर्म से विष्णु भगवान तो संबंधित हैं वैष्णव धर्म से। जब बुद्ध को विष्णु ही का अवतार समझ लोगे तो उसका धर्म भी तो वैष्णव धर्म से ही संबंध हो जाएगा। तो ये भी पतन का कारण हो सकता है, महत्वपूर्ण कारण है ये। दूसरा है इसमें, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया था। ऐसा तो कोई भी नहीं है, तो ये दूसरा तो गलत है। इसमें गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था, ये भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाते हैं? देखो एक तो पहली बात ये है कि गुप्त जो साम्राज्य था वो बौद्ध धर्म से पहले था, बौद्ध धर्म बाद में बना, क्योंकि जो गुप्त का जो पीरियड था वो 319 से लेकर के 550 BC के आसपास था, और गुप्त का जो महात्मा उसका गुप्त वंश का 319 से 550 तक। और महात्मा बुद्ध का जन्म तो आप सभी को पता होगा 563 BC में हुआ था। नहीं सॉरी गलती कर गया,
देखो सुधार करो इसमें कि 563 बीसी में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। पहले महात्मा बुद्ध ये बौद्ध धर्म रहा, लेकिन बाद में आया था गुप्त वंश। 319 एडी है, सॉरी मैं बीसी बोल गया था तो उस वजह से कंफ्यूज हो गया। 319 एडी से लेकर के 550 एडी तक शासन किया था गुप्त साम्राज्यों ने, लेकिन उनका कोई बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध करना ऐसा कोई महत्व नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, तो इस वजह से गलत है। और हिंदू ये जो अंतिम गुप्त राजा थे उस समय के आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों हिंदू धर्मों को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, तो ये भी नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। इसके पहला सही है, ओनली केवल एक सही है। देखो इसके पतन के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि देखो ये जो बौद्ध धर्म में जो देखा जाए पहले बोलते थे पाली भाषा, लेकिन इन्होंने संस्कृत को ग्रहण किया था बाद में और संस्कृत की तरफ चले थे, तो ये भी पतन का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि संस्कृत को बोलना और लिखना समझना काफ़ी कठिन हो जाता है उस वजह से भी। और देखो इसमें देखा जाए तो अत्यधिक दान और धन का ये संग्रह करते थे, जिस वजह से ये काफ़ी भ्रष्ट होते गए। ये जो इसके बौद्ध मठ हुआ करते थे, भ्रष्टाचार का समझ सकते हो एक अड्डा बन गए थे, ये भी कारण हो सकता है। और बौद्ध भिक्षु जो थे वो आलसी और ऐश्वर्य भी जीवन जीते थे, जिस वजह से उनकी आम जनता में छवि भी खराब होती गई, ये भी महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म देखा जाए तो उस टाइम काफ़ी जटिलता की ओर था, लेकिन जो हिंदू धर्म था उस टाइम काफ़ी सरलता से जीवन व्यतीत करते थे हिंदू धर्म में, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण कारण हुआ था व्यक्ति आंदोलन का, तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? मध्यकालीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेर शाह सूरी? इन चारों में वैसे तो ये सभी शिक्षित थे, लेकिन ये पूछा है इसमें कि कौन सा शिक्षित इन चारों में ज़्यादा था। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलबन। बलबन एक काफ़ी विद्या और शिक्षा का प्रेमी था, सभी को पता होगा, और ये गुलाम वंश से संबंधित था। देखो अलाउद्दीन खिलजी भी काफ़ी फेमस था, शेर शाह सूरी भी, इसको प्रशासक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशासक समझा जाता है, तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन नहीं था इन चारों में? देखो तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य, ये तीनों भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। प्रस्तावक थे, लेकिन ये पूछा है इसमें भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। वल्लभाचार्य, त्यागराज और तुकाराम ये तो तीनों भक्ति आंदोलन से ही संबंधित थे, लेकिन ये जो नागार्जुन है ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। तुकाराम तो सभी को पता होगा महाराष्ट्र से संबंधित थे, महाराष्ट्र क्षेत्र से, और ये विट्ठल के उपासक भी थे, और बरकरी एक संप्रदाय हुआ करता था उससे ये संबंधित थे, शिवाजी के समकालीन भी थे। और ये जो वल्लभाचार्य ऑप्शन डी में दिया हुआ है 15-16वीं शताब्दी के भक्ति संत थे, ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं। और देखो इन्हीं से संबंधित है जो दिया था, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था, इन्होंने ही शुद्धाद्वैतवाद जो था उसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, और द्वैताद्वैतवाद का माधवाचार्य के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का, ठीक है, तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद का किया था रामानुजाचार्य ने, तो समझ सकते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? किस सुल्तान के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था? कौन सा सुल्तान था जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया? तो देखो इसमें राजनीतिक रूप से देखी जाए तो इसकी तुलना तो की गई है अकबर से, और कट्टरता में औरंगजेब के समान था ये, तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था, याद रखना। आगे देखो, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन ए सही है इसका। धर्मपाल के द्वारा, जो पाल वंश का शासक था, बंगाल में शासन किया करता था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह किसका? बौद्ध धर्म का, याद रखना। और ऐसा कहा जाता है कि ये पाल वंश में देखा जाए तो सबसे महान शासक हुआ था ये धर्मपाल, इसी के द्वारा विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना, उससे भी संबंधित है। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था पाल वंश ने, और आपका राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। और देखो कहा जाता है कि जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसकी शुरुआत किसने की थी, तो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखना। और एंड में भी देखा जाए तो इसमें विजयी हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश, सबसे एंड में देखा जाए तो। औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया? औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री था जो भारत आया था? विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के टाइम में आया। टॉमस रो, ये भी जहांगीर के टाइम में आया। पीटर मंडी और एंटोनियो मोंसेराट, इन तीनों में से देखना है। तो देखो इसमें से आया था पीटर मंडी। पीटर मंडी जो था ये यूरोपीय यात्री था और औरंगजेब के शासनकाल में आया था, याद रखना। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मोखरी शासकों की राजधानी थी, कौन सी थी मोखरी शासकों की? देखो मोखरी राजवंश की यानी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। देखो मालवा के यशोवर्मन जो शासक हुए उसकी मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो आर्यव्रत का जो शासक था मोखरियों के हाथों में आ गया था, यानी भारत का आर्यव्रत भारत का नाम है। उन्होंने कन्नौज में एक स्थापित राज्य किया था अपना। उस समय देखा जाए तो मगध में जो शासक थे, यानी मगध का जो उस टाइम जो वैल्यू थी वो उसको देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों के रूप में देखा जाए तो कन्नौज प्रमुख केंद्र हो गया था। उस टाइम इतनी प्रमुखता मगध की नहीं थी, और कन्नौज को ही इन्होंने अपनी प्रसिद्ध राजधानी बनाया था, जो मोखरी वंश हुआ था इन्होंने। और ये देखो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है थानेश्वर, पुष्यभूति वंश के शासक हुए हैं हर्षवर्धन, उनकी राजधानी थी ये थानेश्वर। और फिर उन्होंने इसके बाद यानी थानेश्वर के बाद अपनी राजधानी कन्नौज भी बनाई थी, याद रखना। ये भी थानेश्वर और कन्नौज दोनों राजधानी रही हैं हर्षवर्धन की। और ये जो पुरुषपुर है, पुरुषपुर कहाँ पड़ता है? पेशावर का नाम है। पुरुषपुर जो है पेशावर में, अब वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये कुषाण वंश के शासक हैं, कनिष्क उनकी राजधानी रही हैं। उसके अलावा कनिष्क की राजधानी मथुरा भी रहा है, मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था? त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था सभी को पता होगा 1939 का, उसमें पट्टाभी सीतारामैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इसमें महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए थे, उन्होंने इसमें अपनी हार मान ली थी वो, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने फिर इसमें इस्तीफा दे दिया था। और आगे चल के फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, सभी को पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। और देखो हरिपुरा अधिवेशन भी हुआ था 1938 में, उसमें भी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और महात्मा गांधी ने भी अधिवेशन में 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, बेलगाम जो कर्नाटक में पड़ता है, ट्रेनिंग सेंटर है एयरफोर्स का बेलगाम कर्नाटक में, उस जगह अध्यक्षता की थी 1924 में महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? कौन कौन से दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी? इनमें से पोडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, पोडेंट्स एंड वर्क्स पार्ट्स ऑफ इंडिया, देखो इसका तो संबंध भीमराव अंबेडकर से कहीं तक भी नहीं है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो इसकी तो स्थापना की इन्होंने। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस इसके भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही की गई थी, 1942 में की थी इसकी इन्होंने स्थापना। और ये जो है ये सेकंड जो पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी भी स्थापना इसने भीमराव अंबेडकर ने की थी, नेताजी ने नहीं, भीमराव अंबेडकर ने, और 1936 में की थी, याद रखना 1936 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी नहीं है? देखो ठंड के महीने में बोई जाती है, ठंड के मौसम में रबी की फसल, और गर्मी में बोई जाती है खरीफ फसल। और इन दोनों के मध्य में देखा जाए तो बोई जाती है कौन सी? बोई जाती है जायद की फसल। तो देखो कपास गर्मी के टाइम में, मूंगफली, मक्का और सरसों। सरसों देखो गेहूं के साथ बोई जाती है, तो ठंड के महीने में भी बोई जाएगी सरसों, गेहूं, जौ और बरसिम, मटर वगैरह ये जो होती हैं सभी रबी की फसलें हैं। और ये जो कपास, मूंगफली, मक्का हैं ये खरीफ की हैं। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है इसमें, लेखक और कृति
यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सी रचना हुई थी इसमें? देखो, आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा। माइकल मधुसूदन दास के द्वारा कैप्टिव लेडी, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी है? गोरा। और सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, 1 2 3 4, तो इसका क्रम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसमें भी सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। देखो, RO के एग्जाम में मिलान करने से संबंधित अधिक क्वेश्चन आते हैं और ये आसानी होते हैं मिलान करने से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 1 2 के बारे में भी पता है तो भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को आसानी से। देखो, इसमें मिलान करना है कि झांसी, लखनऊ, कानपुर, जहांगीर, यानी इसमें यही पूछा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कहाँ से किसने उसमें नेतृत्व किया था। तो झांसी से संबंधित कौन है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर से, या फिर ये समझ सकते हो कि इस क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। कानपुर से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? अजीमुल्ला खां, और ये जावाद से, ये फैजाबाद है, सॉरी पश्चिमी जावाद नहीं, फैजाबाद होगा ये, फैजाबाद कर लेना। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो ए का हो जाएगा 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका भी। अब देखो, घटना दी हुई है आपके सामने, इनका कालानुक्रम देखना है आपको। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का सभी को पता होगा। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में हुआ था, 24 अगस्त 1940 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1940 को, और 1939 में 28 महीने के बाद कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इसमें इस्तीफा दे दिया था। कैबिनेट मिशन जो आया था ये भी 1940 में ही आया था, लेकिन ये देखो अंतरिम सरकार बनी थी 24 अगस्त को बनी थी, याद रखना। और कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च को आया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, ये कब की गई थी? 16 अगस्त 1940 को की गई थी। ये 1940 की घटनाएं ये सभी, ठीक है। और जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन का बहिष्कार भी किया गया था, ये 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था, शिमला में जो सम्मेलन हुआ था उसका बहिष्कार मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 14 जुलाई को। देखो, सबसे पहले तो यही आएगी ऑप्शन डी में जो दिया, इसमें जो 4 दिया हुआ है ये सबसे पहले आएगा इसमें। और 4 से देखो, ये जो पहले ए और सी जो ऑप्शन है ये तो कट ही गए, ये तो काट ही दो। अब इसमें देखना है, सबसे पहले तो आ गया 4, दोनों में 4 है। उसके बाद देखना है कौन सी घटना घटित हुई है, यानी मार्च वाली आएगी। मार्च में जो 2 में दिया हुआ है कैबिनेट मिशन, तो 2 आएगा। इस वजह से समझ सकते हो गया क्वेश्चन 2 की वजह से ही। सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन का बहिष्कार किया गया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ की गई। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया था? भूख हड़ताल के रूप में हथियार का प्रयोग किया था, यानी हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में? तो देखो, 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। ये मिल मजदूरों की हड़ताल के लिए किया था इन्होंने। जो मिल मजदूर थे नील की खेती से संबंधित, उसके लिए किया गया था अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था। नहीं, नील की खेती से तो वो चंपारण है जो 1917 में किया था महात्मा गांधी ने, चंपारण बिहार में किया था। वो तिनकटिया प्रथा जो थी, यानी नील की जो खेती की जाती थी किसानों के द्वारा, उसमें अंग्रेज करवाते थे 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे। और जब सिंथेटिक 19वीं सेंचुरी में जो सिंथेटिक नील का आविष्कार हो गया था इंग्लैंड में, तो भारतीयों की जो नील थी उसकी मांग कम हो गई थी, लेकिन टैक्स जो था उसमें कमी नहीं की थी। उसी के विरोध में किया गया था वो चंपारण का जो विद्रोह था 1917 में, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। और ये जो 1918 में किया गया था 5 मार्च 1918 को, अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इसी में इन्होंने पहले भूख हड़ताल की थी, और इसी को भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन ये भी पूछा जाता है, तो असहयोग आंदोलन भी काफ़ी फेमस है। 1920 से 22 तक हुआ था ये। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी 1922 को सस्पेंड हुआ था, क्योंकि
5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में एक चोरी चोरा कांड हो गया था, उसी वजह से इसको वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। और रॉलेट एक्ट आया था ये 1919 को, इसी को ब्लैक कानून भी कहा जाता है काफ़ी, जिसमें बिना, जिसको कहा जाता है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, इसी को कहा जाता है 1919 के रॉलेट एक्ट को। और काला कानून भी कहा जाता है इसी को, काफ़ी फेमस कानून था। बारदौली सत्याग्रह भी काफ़ी फेमस है। देखो ये जो बारदौली सत्याग्रह है सभी को पता होगा, 1918 में ही स्टार्ट हुआ था, और इसको 4 भाई थे उनके द्वारा किया गया था स्टार्ट। एक तो था उसमें कल्याण जी मेहता, एक था कुंवर जी मेहता, और तीसरा था उसमें दयाल जी मेहता, और चौथा केशव गणेश जी थे। ठीक है, और ये फेमस किस लिए है बारदौली सत्याग्रह, क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में ले लिया था इसको। 1928 में इसमें शामिल हुए थे। कब? 1928 में। और इसी में बारदौली सत्याग्रह में ही इसको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा, याद रखना। तो इसी वजह से फेमस हो जाता है ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी, काफ़ी पता होगा इसके बारे में। और आर्य समाज ने ही धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। यानी जिन हिंदुओं का पहले धर्म परिवर्तन हो गया था, यानी हिंदू धर्म से दूसरा धर्म उन्होंने परिवर्तन कर लिया था, उसी धर्म को वापस लाने के लिए, यानी उनके हिंदू धर्म में वापस आने के लिए ही शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के शासन में प्रोत्साहन मिला था? स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? पहले तो ये बता दो। देखो, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला था लॉर्ड रिपन के टाइम में ही, और इसी के द्वारा इसको चालू भी किया गया था। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया लेकिन उसके परिणाम नहीं देख सके। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो ये क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, इसको समर्थन तो काफ़ी दिया था लेकिन ये इसको मतलब इसका परिणाम नहीं देख सके थे, उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से एक तिलक फंड भी बनाया गया था 1 अगस्त को ही। और याद रखना, जो ये फंड बनाया गया था ना, उसका नाम भी तिलक फंड रखा गया था, और उसकी जो पूंजी रखी गई थी वो 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। यानी इस तिलक फंड की राशि जो रखी गई थी 1 करोड़, और इसी के नाम पर रख दिया था क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, और इसी वजह से इसका नाम भी रख दिया तिलक फंड। तो यही इसके परिणाम नहीं देख पाए थे। निम्नलिखित में से किसी एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ अली? तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से, और इसी में नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो और मरो का नारा, करो या मरो का नारा, याद रखना। साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो साइमन कमीशन आया था उसके बारे में बताना है आप सभी को कि कौन सा इसमें से सही है। जो साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसके बारे में। देखो, साइमन आयोग के बारे में मैं हर बार आपको बताता हूँ कि क्यों आया था, कब आया था, किस लिए आया था, क्या कारण था इसका। कि देखो, 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, जो 1935 तक चला था। ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लगा था वो 1919 से 1935 तक द्वैत शासन। और फिर इसी द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए भारत में भेजा गया था इस साइमन आयोग को, यानी साइमन कमीशन को, जो 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक गठित किया गया था। और भारत आया था ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था, जिसका काले झंडे दिखा करके काफ़ी विरोध भी किया गया था। और इस विरोध का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसमें पूरे या संपूर्ण जो सदस्य थे
कुल जो सदस्य थे इसके 7 सदस्य थे और सभी ब्रिटिश थे। ये कारण इसका महत्वपूर्ण था इसके विरोध का। और इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश कर दी थी वो 30 मई 1930 को पेश कर दी थी। और याद रखना, इस साइमन आयोग की यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो पेश की गई थी, इसी की समीक्षा करने के लिए यानी इसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में 1930, 31 और 32 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, साइमन आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर चर्चा करने के लिए किए गए थे लंदन में, याद रखना। और देखो अब इसके बारे में कि साइमन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में कौन सा सत्य है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तापित करने की संस्तुति की। तो देखो ये पहला तो सही है, इसने प्रांतों से द्वैध शासन को हटा करके केंद्र में लगाने की सिफारिश की थी, तो ये तो सही हो जाएगा इसका पहला। दूसरा, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसने केंद्र में द्वैध शासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये भी नहीं है। उन्मूलन का सुझाव कहाँ दिया था इसने, वो तो प्रांत के लिए दिया था। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की। चलो छोड़ो, ये तो गलती है, इसमें सही पूछा है केवल एक ही है जो पहला है। इसकी और सिफारिश मैं बता दूं आपको कि प्रांतों से हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लगाने की सिफारिश की साइमन कमीशन ने। इसके अलावा इसने गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की भी बात कही। इसके अलावा इसने भारतीयों के जो मताधिकार जो भारतीयों को मताधिकार प्राप्त थे उसमें विस्तार करने की भी बात कही। उसके अलावा जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसका विस्तार और मुसलमानों के लिए विशेष मताधिकार की भी सिफारिश की इसने। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन करने के लिए भी कहा था इसने। तो इसका ओनली एक ही सही हो जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन को हटाना, केंद्र में लगाना, ये सिफारिश की महत्वपूर्ण थी। तो आज इतने ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।